नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मेरे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी, जो हमको बताएंगे भई देश में चल क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आग लगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर एसआईआर जो सड़क के ऊपर वोटिंग के बारे में प्रोटेस्ट को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उस तक 12 दिन, 12 महीने में मोदी हटाओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एंड बाकी इंटरनल सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। आप सबको पता है, अनुपम जी जब भी आते हैं हम लोग एक बड़ी ओपन एंडेड बात करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये पूरे देश की क्या हालत है बात करते हैं। नमस्कार सर, वेलकम टू शो। हेलो आदि। सर पहले तो मुझे ये बताइए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एंड मतलब आप उसको क्या पहले रेटिंग देते हैं और उसके अंदर से सबसे बड़ा चीज आप क्या देखते हैं सर? See, it was such a conclusive argument. अब देखें अब आप किस ऐसा कोई आरोप नहीं था जो वहां लगाया नहीं गया। मैं देख रहा था कि हर अखबार से, हर चैनल से वहां आदमी मौजूद था, और तो और वहां पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, ऐसे जर्नलिस्ट जो किसी चैनल या किसी अखबार से नहीं जुड़े हैं। और वो उन लोगों ने भी जितने तरह के आरोप लगाए जा सकते थे सब लगाए, और इतना कंक्लूसिव आर्गुमेंट ज्ञानेश कुमार जी ने दिया। और हालांकि उनके बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स भी बैठे हुए थे, पर उन्होंने अकेले सबको झेला। एक एक बार में 5-5 सवाल लेते थे, नोट करते थे, और उसके बाद सबका वो जवाब देते थे। मेरा अपना मानना है कि वो तमाम व्यूअर्स जो हमको देख रहे हैं इस समय, मैं मानता हूं कि मेरी उनकी सलाह है उनको कि उन्हें जाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। ये 1 घंटे का समय जो आप अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपको बहुत कुछ बता के और बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। एक एक सवाल का जितने डिटेल में जाके उन्होंने जवाब दिया, वो तमाम आरोप जो उन पर लगाए गए, चाहे वो राहुल गांधी ने लगाए, चाहे तेजस्वी यादव ने लगाए, या विपक्ष के किसी हिस्से ने लगाए, और जिसे कहना चाहिए कि अच्छा पत्रकार थे वहाँ सब, उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए, और किसी भी बात को उन्होंने डक नहीं किया, किसी भी बात को अवॉइड नहीं किया, हर बात को हेड ऑन लिया, हर आरोप को एकदम सीधे सीधे लिया, और उसका इतना संतुष्ट करने वाला जवाब। अच्छा, हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो कहा वो कहा। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आपको एक बात और समझ में आएगा कि साहब कानून कितना फूल प्रूफ है, कितना फूल प्रूफ कानून। जैसे वो कहते हैं कि साहब हम जब चुनाव हमने जनरल इलेक्शन, तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, और याद रहिए चुनाव आयोग के पास अपना कोई कर्मचारी नहीं होता है। वो जिस राज्य में चुनाव कराता है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, तो उसी राज्य के कर्मचारियों को वो अपने साथ इंगेज करता है, डेपुटेशन पे लेता है और अपने साथ जोड़ता है। तो अब वो अगर बंगाल में चुनाव कराएगा तो ममता के अधिकारी होंगे, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराएगा तो योगी के होंगे, डीएमके का लोग वहां पे होंगे, डीएमके सरकार से अधिकारी आएंगे तमिलनाडु में। और उनका 1 करोड़ से ज्यादा अधिकारी, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट, 20 लाख से ज्यादा पोलिंग एजेंट्स। और आप कहते हैं वोट चोरी हो गया। इज इट इवन पॉसिबल? क्या संभव है? क्या मतलब ये? अच्छा, ये जो बीएलएस तो आप ही की पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, आपके पोलिंग एजेंट तो आपके पार्टी के लोग होते हैं। 30 लाख लोग लगे हैं, 1 करोड़ लोग ऐसे लगे हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के बारे में आप कुछ नहीं जानते। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, फर्ज कीजिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव आयोग ममता बनर्जी सरकार से कहेगी भाई हमें इतने बंदे चाहिए, तो ममता बनर्जी किसी को भेज सकती हूँ अपना पार्टी मतलब। अब वहां तो तमाम सरकारी लोग पार्टी कैडर की तरह पेश आने लगे, उनको भी भेज सकती, किसी को भेज सकती, चुनाव आयोग नहीं चुनता उनको। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में वोटर, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी, 10 लाख से ज्यादा बीएलए, 20 लाख पोलिंग एजेंट, इतना मीडिया, इतना कानून। मतलब मुझे तो बड़ा जबरदस्त लगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं फिर कहूंगा दिस इज समथिंग एवरीवन शुड वॉच। तो सर एज ए मैटर फैक्ट, इनके जो इल्जाम हैं जो लगाए जा रहे हैं एंड उसके ऊपर जो आज एक कमेंट कमेंट आया है
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो बोला है कि आप पब्लिक को मिसलीड करते हैं और इलेक्शन कमीशन चुप नहीं रहेगी, या आप अपनी एफिडेविट दीजिए, नहीं तो अपोलोजाइज करिए, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर जो एंड में बोला कि भाई अगर एफिडेविट आप 7 दिन के अंदर नहीं सबमिट करते, तो ये बोला जाएगा कि भैया ये पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से फॉल्स है। तो ये एक एंड गेम लाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे एसआईआर के डिबेट पे सर। देखिए, एक इस बात का इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया कि अगर राहुल गांधी सबूत भी नहीं देते, राहुल गांधी हलफनामा भी नहीं देते, राहुल गांधी आरोप लगाना जारी रखते हैं, तो उन्होंने ये तो क्या कहा होगा? कि आप, हाँ तो क्या होगा, आपने ये तो कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, वो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना राहुल गांधी के लिए कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? तो मैं समझता हूं कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है। इसके बाद अगर ताकत है तो सिर्फ सरकार के हाथ में है। तो ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के सर, लीगली भी इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं होती इन चीजों को टेकअप करने की। ये आप भी एफआईआर कर सकते हैं। आप भी देखिए, मैं देख रहा था संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अफवाह फैलाने का कोई अलग कानून नहीं, लेकिन अफवाह फैलाना, गलत बातें फैलाना वो अपने आप में जुर्म है, अपने आप में वो एक क्राइम है। तो अगर सरकार इस पे आमादा ही हो जाए तो वो आपको 1 दर्जन धाराओं में नाप सकती है। लेकिन शायद राहुल गांधी यही चाह भी रहे ना, वो शहीद होना चाह रहे हैं वही क्योंकि लग वो रहा है चुनाव सर। नहीं जीत पा रहे हैं। सर इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो रोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक कमेंट में बोला आधार यूज कर लो, कोई बात नहीं। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उनको आके एग्री करना पड़ा कि साहब आधार यूज नहीं कर सकते। जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है वो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई जो 65 लाख आपने हटाए हैं उसकी लिस्ट पब्लिश करिए। सर ये क्या विम ऑन द फैंसी चल रहा है कि कोई ऐसा लॉ है इनके ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट का रोल कहाँ देखते हैं आप इसमें? देखिए, जो 65 लाख लोगों जिनको हटाया गया है और कहाँ उनकी सूची दीजिए, इसके बारे में भी आज हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ी दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को, यानी आज से तकरीबन 1 महीने पहले, उन्होंने कहा जो लोग हटाए गए हैं उन सब लोगों के नाम बीएलए यानी बूथ लेवल जो इनके एजेंट्स हैं, चुनावी 1.5 लाख एजेंट्स हैं चुनावी, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या उनका दस्तखत हुआ है, बीएलओ का दस्तखत हुआ है, सरपंच का दस्तखत हुआ है? आप सबके पास सूची है। हमने सिर्फ उसको अब साइट पे नहीं डाला, और साइट पे भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि भाई अभी उसमें हमने 1 महीने का समय दिया है कि कोई करेक्शन हो तो बताइएगा, हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन के बाद भी अपील है, पहली अपील डीएम क्या है, दूसरी अपील स्टेट इलेक्शन कमीशन में है। तो ये सब होने के बाद ही उन्होंने कहा कि हम इस सूची को जारी करते। तो उनका कहना है कि साहब हम तो जितने लोग हटाए गए वो पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए से पूछ के उनके दस्तखत से हटाए गए, और कहा कि साहब इसके पहले एक स्पेशल समरी रिवीजन जनवरी में हुआ था, तो उसमें ये लोग क्यों नहीं हटाए गए थे? क्या उन्होंने, वो एक समरी रिवीजन था, घर घर लोग नहीं गए थे, घर घर हम गए नहीं थे, और घर वालों ने आके बताया नहीं। अब यहाँ तो हमारे यहाँ आपने देखा है लोगों की मृत्यु हो जाती है, अगर लोगों को कोई कानूनी पछड़ा ना हो तो कोई डेथ सर्टिफिकेट लेने नहीं जाता, कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाता। वो तो अगर आपको विरासत चाहिए, मकान अपने नाम कराना है, या फिर कोई और चीज़, आपको बैंक अकाउंट्स अपने पिताजी के या अपने बुजुर्गों को लेने हैं, तो आपको डेथ सर्टिफिकेट। अगर आपको जरूरत नहीं तो आप डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है हो गई, मृत्यु हो गई। तो उन्होंने कहा इस बार घर घर हम लोगों ने एजेंट्स भेजे, तो घर घर गए तो उनका साहब फलाने तो मर गए, ठिकाने तो दिल्ली चले गए, फलाने बेंगलोर चले गए। तो ये चीज़ें सामने आई। जो स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था 1 जनवरी या फिर जनवरी 2025 में, उसमें घर घर लोग नहीं गए थे, इसलिए इस बार गहन परीक्षण हुआ और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसे कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जनवरी में हुआ था, चुनाव होना है 22 नवंबर के अंदर। कानून ये भी कहता है कि पिछले निरीक्षण, पिछला जो परीक्षण हुआ है और चुनाव के बीच अगर 6 महीने का ज्यादा समय है तो एक बार फिर करिए, फिर एक बार करिए। अच्छा, ये 4 तारीखों को ही हो सकता था। आप देखें कानूनन 1 अप्रैल
1 जनवरी, 1 अगस्त और 1 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। एक्चुअल है। तो उन्होंने कहा साहब जनवरी वाला 6 महीने से ज्यादा समय पहले हो चुका था। अगर अप्रैल में कराते तो आप कहते भी जनवरी में कराया, 2.5 महीने बाद फिर करा रहे हो, क्या मतलब है? अक्टूबर में कराते तो आप कहते नवंबर में चुनाव है, तुरंत पहले करा रहे हो। तो एक ही तिथि बची थी, 1 जुलाई वाली, वो हम करा रहे हैं। तो सर कोर्ट्स को कैसे देखते हैं आपने? अभी जैसे नहीं, एक आपने देखा आज किसी एक पत्रकार ने यह भी सवाल किया कि ये सब मौसम ठीक नहीं है चुनाव कराने का। जुलाई उन्होंने कहा जुलाई अगस्त समय सही नहीं है, ऐसे में बिहार में बाढ़ भी आती है, बारिश भी होती है। उन्होंने कहा इसके पहले जो हुआ था 2003 में, वो भी अगस्त में हुआ था। तब आपने पूछा था कि इस समय क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने कहा आप चुनाव के पहले क्यों करा रहे? तो उन्होंने कहा क्या चुनाव के बाद कराना चाहिए? तो इतने, सर मैंने कहा ना, इतने कंक्लूसिव जवाब थे। सर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था एक चीज कि साहब ऐसा है कि ये जो आप बोल रहे हो कि लिस्ट पब्लिश करिए, ये करिए, हमारे पास कोई रूल नहीं है ऐसा पब्लिश लिस्ट करने की कि अगर आप जो हमने जिनको रिमूव करा है रोल में, देयर इज नो रूल ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि भाई हम पब्लिश करेंगे, दिस विल बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कि ये कुछ बाय लॉ कुछ यूज करके पब्लिश करेंगे, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट बहुत दिनों से इस बात को कह रहा, भाई उनके पास कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सारे कानून और नियम के बियॉन्ड जाके आदेश करने की शक्ति है। ये उन्हीं 14 सवालों में से एक है जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि आपकी शक्ति कितनी बड़ी है और कहां तक जाएगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और चुनाव आयोग ने उसका पालन किया है। एक मशीन रीडेबल फॉर्मेट की बात थी, तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट ने ही मना किया था, क्योंकि इसमें वोटर की निजता भंग होती है। वोटर की निजता आप भंग कर रहे हैं। आपने 1 दर्जन लोगों के फोटो दिखा दिए, उनके परिवार के फोटो दिखा दिए कि फर्जी वोटर है, और फिर वो सामने आके उन्होंने कहा नहीं साहब फर्जी नहीं, हम तो हैं। आप सोचिए आदि, अगर आपके परिवार के, आपके घर की महिलाओं के, बच्चों के फोटो इस तरह दिखाए जाएं और कहा जाए ये फर्जी वोटर है, फिर आपको टीवी पे आके कहना पड़े नहीं साहब हम फर्जी नहीं है, तो कितनी ज्यादती है, कितनी नाइंसाफी है। क्या बहुत राहुल गंदी बात। गांधी उन लोगों से माफी मांगेंगे? दूसरी बात, अभी जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट दिया है उन्होंने डिलीटेड लोगों का दिया है, डिलीटेड लोगों का दे रहा है, लेकिन पूरा देने से तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है। क्योंकि मशीन रीडेबल जो फॉर्मेट होता है, एक बार कंप्यूटर उसको पढ़ लेता है तो उसमें बहुत छेड़छाड़ होती है, उससे आप तमाम तरह की शरारतें कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया और दुरूह कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए मेरा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है इसके अंदर, जो इनका नैरेटिव है वो इतना वीक है, और अभी तक कोई बीजेपी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट बीजेपी ने काउंटर अटैक अच्छा करा है, उसकी फिर मैं आपसे पूछूंगा बात। एक तरफ बोल रहे हो कि वोट की चोरी हो रही है, फेक वोटर हैं, तो वो तो निकाल रहे हैं, फिर रो क्यों रहे हो? तो वो पूरा पूरा फेक बनता है। आदि जो आदि प्लस आदि आप कह रहे हैं बीजेपी में, थोड़ा सा हम सॉरी टोक रहे हो, वहां सवाल किस तरह के थे? उन्होंने कहा कि भाजपा जवाब क्यों दे रही है, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो बोले साहब हमने तो हमेशा जवाब दिया, दीजिए। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ गए। तो अगला सवाल ये था, आज आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो जब राहुल गांधी उधर रैली कर रहे हैं? क्या उनकी रैली को डाउन करने के लिए कर रहे हो? अब इस तरह के सवालों का क्या मतलब है, आप सोचो। ये तो कुछ भी नहीं है। इसी पे मैं पूछ रहा था सर, भाजपा ने अभी ये एक इन्होंने ये करा कि इन्होंने बड़ा क्लियरली उसको साइडलाइन कर दिया, खत्म। बीजेपी ने आके जो काउंटर अटैक करा है इनके ऊपर कि भाई वो तुम्हारी जो बड़ी माताजी हैं, उन्होंने तो 3 साल वो तो वोटर लिस्ट में थी विदाउट बीइंग अ सिटिज़न। और एक मैंने पैटर्न देखा है सर, पिछली बारी जब मोदी जी की एज के ऊपर जब मोहन भागवत जी ने कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया था और ये पूरा एक बवाल उठाया था, इन लोगों ने फिर से राजमाता के ऊपर हिट मारा था। 78 इयर्स उनकी एज दिखाई और सारा पूरा नैरेटिव ठंडा हो गया। इस बारी भी बीजेपी ने वही करा है, लेकिन अभी ये पूरी रैली चल रही है बिहार में, तो ये पॉलिटिकली इसको आप कैसे देखते हैं, कहाँ जा रहा है? और ये जो बांग्लादेश का एक सिचुएशन क्रिएट करने का इनका प्लान है, उसका क्या आपको प्रोग्रेस, डी प्रोग्रेस कहाँ दिखता है ये? कहाँ जाता हुआ? देखिए, पहली बात तो मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की एज पर सवाल नहीं उठाया था। उन्होंने जो 75 वर्ष की बात की थी वो मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही थी। मोरोपंत पिंगले आरएसएस के फंक्शनरी थे। मोरोपंत पिंगले
इमरजेंसी के दौरान एक तरह से आरएसएस के हेड के रूप में काम कर रहे थे। मोरोपंत पिंगले एक आरएसएस के पदाधिकारी थे और उनका अगर उनकी कोई बात आरएसएस की पुराने बड़े पदाधिकारी की कोई बात अगर लागू होगी तो मोहन भागवत पे लागू होगी कि नरेंद्र मोदी पे लागू होगी। मोरोपंत पिंगले प्रधानमंत्री नहीं थे, मोरोपंत पिंगले सरकार का हिस्सा नहीं थे, मोरोपंत पिंगले आरएसएस के पदाधिकारी थे। और अगर हमारे मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि साहब हमसे पहले वाले पदाधिकारी कहते थे कि 75 वर्ष में रिटायर हो जाना चाहिए, तो जाहिर है फिर वो अपनी बात कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो मोदी से भी 8 दिन पहले 75 के हो रहे हैं। तो ये बात उन पे नहीं लागू हो सकती ना। अगर ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी कहता है कि 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए, तो ब्यूरोक्रेसी की वो बात अगले ब्यूरोक्रेट पे लागू होगी, आदि चंद पे नहीं लागू होगी ना। आप उस सिस्टम को नहीं बिलोंग करते। रही बात ये कि जो सोनिया गांधी पे आरोप लगाया गया कि साहब आप तो वोटर न रहते हुए वोट डाल रही थी, मुझे तो आज तक कांग्रेस का उसका कोई भी जवाब देते उनको नजर नहीं आया। नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल आंसर। और आप ये एक चीज और देखें, जो बांग्लादेश वाली आप बात कह रहे हैं, बांग्लादेश वाली बात शुरुआत भी सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, जब सलमान खुर्शीद ने कहा था कि साहब जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी होगा। और सलमान खुर्शीद कोई मामूली आदमी नहीं है, यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री थे, गांधी परिवार के इतने नजदीकी थे कि उन्हीं ने आके सूचना दी थी कि बाटला हाउस कांड के बाद सोनिया गांधी जी कितना फुट फुट के रोई। तो ये खबर देने वाले भी वही थे। तो यानी सरकार के विदेश मंत्री भी थे और गांधी परिवार के बहुत नजदीकी भी। और वो कह रहे थे जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ, जो इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हुआ। अब ये मामला कहां तक जा रहा है उसका मेरा सिर्फ एक जवाब है, जो हर बार कहता हूं कि लोगों को समझना चाहिए कि भारत ना श्रीलंका है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है। नहीं वो तो सर मैं इस बार ही तो मैं हंस रहा हूँ ऑनेस्टली। मैं पहले थोड़ा सा टेंस अप हो जाता था, इस बार ही तो मैं हंस रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं ये होगा वो, मैं कुछ नहीं होगा। वो बेचारे स्ट्रे डॉग्स के लिए जिनके लिए लोग प्रोटेस्ट करने आए, उनके लिए ज्यादा लोग खड़े हो गए वहां पर। इनका प्रोटेस्ट देखने तक नहीं आया कोई वहां पर। But you know what, Adi, for once this joke is true. ये बात सच है। सड़क के कुत्तों के लिए जितनी प्रोटेस्ट निकली और जितना आम आदमी सड़क पे उतर के आया, उतने लोग राहुल गांधी के आरोपों पर नहीं आए। और बाकी लोगों को जाने दें, बाकी लोगों को जाने दें। राहुल गांधी एक ऑनलाइन फॉर्म भरा रहे थे जिसमें लिख रहे थे, लोग अपना अपना नाम लिख रहे थे वोट चोरी के खिलाफ। उस फॉर्म को प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नहीं भरा। अरे सर आज की इनकी रैली के अंदर खड़गे जी बात कर रहे हैं, सडनली वो हुआ कहते हैं चले जाओ यहाँ से। तो ये जो रैली बिहार में करने वाले हैं, इसका पब्लिक सेंटिमेंट आपका क्या है? क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई ऑलमोस्ट 7 करोड़ लोगों ने बिहार में एसआईआर जो प्रोसेस रहा है उसके अंदर पूरी तरह से कोऑपरेट करा है। बिहार में जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भाजपा के खिलाफ नहीं, लालू और तेजस्वी के खिलाफ है। आज मैंने एक ट्वीट किया है और आप उस ट्वीट को उठाकर अभी देख सकते हैं, मेरा लास्ट ट्वीट है, जिसमें मैंने उनकी पूरी पदयात्रा का रास्ता दिखाया है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अलावा कहीं जा ही नहीं रही। तो अगर राहुल गांधी बिहार में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की पदयात्रा कर रहे हैं, तो वो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को। ये देखिए, ये मैंने शेयर किया। अरे वाह, ये इसको बोलते हैं ना सर, coup of the century। आपने तो पूरी अब देखिए पोल ही पूरा जहां जहां इनकी पदयात्रा जा रही है वहां पे ये मुस्लिम एरिया। तो भैया तुम तो मुस्लिम क्षेत्रों में जा रहे हो, चिंता की बात तेजस्वी यादव को है, चिंता की बात लालू यादव को है। पिछली बार जब कन्हैया कुमार वहां पे पदयात्रा कर रहे थे तो मार के भगा दिया था, करने नहीं दिया था। राहुल गांधी ये पदयात्रा कर पाएंगे, मुझे इसमें बहुत सीरियस डाउट है आदि। और मैंने बता भी दिया कारण क्यों है। जो राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बेस वोट है, जिसको माई कहते हैं मुस्लिम यादव, तुम तो यार उनके एकदम पेट पे लात मारने गए हो। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात बोली है सर, क्योंकि इसके अंदर सर पॉलिटिकल पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज जो नमोपली कंस्टिट्यूंसी के हैं, जिन्होंने ओएसी को
चेप दिया वहां पर, तो अपनी एलआई को चेप दिया। कहते हैं भाई 6.7 लाख बोगस वोट हैं। कांग्रेस के एमपी अमर सिंह ने बोला कि आम आदमी पार्टी भी ये सब उल्टे सीधे काम करती है, और फनीली आम आदमी पार्टी उस प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे। तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी दिखती है, ये आई मीन बड़ी फनी सी है कुछ। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरह का ये एमपीज का प्रोटेस्ट था, इट वाज क्वाइट अ जोक। आई मीन स्ट्रैटेजी इस तरह समझ रही है कि आम आदमी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर कहा कि हम विपक्ष का हिस्सा हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं। अब आप इसी से समझ लें कि विपक्ष का हिस्सा है, इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। स्ट्रैटेजी इसी से समझ लीजिए कि पिछली बार भी तमाम जगह इंडी गठबंधन के लोग मिलकर हो लड़ रहे थे और तमाम जगह अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। स्ट्रैटेजी इसी से समझ लीजिए कि जब इस प्रदर्शन में टीएमसी के लोग शामिल हुए तो कांग्रेस पार्टी से फोन जाता है ममता बनर्जी को, तो पहले वो धन्यवाद मीठी मीठी बातें करते हैं, किसने फोन किया वो जाने दीजिए, मीठी मीठी बातें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैडम अब आप वो हमारे साथ जब विपक्ष इसमें प्रदर्शन में खड़ी हो गई हैं तो थोड़ी बात हो जाए विधानसभा चुनाव को लेके, उसमें भी हम लोग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। ममता बनर्जी ने बहुत डांटा और फोन रख दिया, कहा वो विपक्ष में हम गए हुए हैं, उसकी बात जाने दो, पश्चिम बंगाल भूल जाओ राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में मैं तुम्हें पैर नहीं रखने दूंगा और ना तुम्हारे साथ कोई गठबंधन करूंगी। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा में 0, लोकसभा में 0, और उसके बाद राहुल गांधी उस जीत को सेलिब्रेट करते हैं, ममता की जीत को। मतलब किस तरह का माइंडसेट है आप सोचें। और उसमें तमाम फिर कांग्रेसियों ने इसको पॉइंट आउट भी किया कि राहुल जी किस बात पे इतना खुश हो रहे हो, हम लोग तो दोनों जगह 0 चले गए। नहीं, बीजेपी हार गई इसके लिए सेलिब्रेशन है, तो वो अलग है सर। अब वो मेन पर्पस तो वही है ना सर, हम ना जीते लेकिन तुम ना जीतो, बस दैट्स द मेन थिंग। तो आप ये इस नैरेटिव को आगे कहाँ देखते हैं सर? ठोस हवा निकल जाएगी इसकी कि मीडिया हमारा जो है, ऑनेस्टली मैं पहले डिसअपॉइंटेड था सर। अब पार्टनर मैं नैरेटिव बन कहां पाया। मैं फिर बता रहा हूं कि राहुल गांधी वोट चोरी का फॉर्म शेयर कर रहे थे, प्रियंका गांधी ने शेयर नहीं किया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने भी प्रियंका के कैंप में दाखिला ले लिया, उन्होंने शेयर नहीं किया। और मजेदार बात यह है कि पार्लियामेंट से निकली प्रियंका और राहुल गांधी यहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, वो हिमाचल प्रदेश में अपने बंगले चली गई घूमने। बहुत गर्मी है भाई, मैं चल रही हूँ हिमाचल, आप देखिए। तो कुछ एमपीज तो जिस दिन वो प्रोटेस्ट चल रहा था उसी दिन एसी कार में बैठे हुए थे क्योंकि तबीयत खराब हो मैं गई। अपने चैनल पे बार बार आजकल ये बात कह रहा हूँ, घूमता है ना पे आदि, कि राहुल 3 लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो पब्लिक जनता से लड़ रहे हैं कि साहब उन्हें वोट चाहिए, दूसरे वो पार्टी के अंदर लड़ रहे हैं, पार्टी उनसे फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, और तीसरा वो परिवार के अंदर लड़ रहे हैं। 20 साल तक आपने प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ने दिया, अब जब वो लौट के आई है, अब जब फाइनली उसको एंट्री मिली है, तो प्रियंका वाड्रा को ये बात मालूम है कि मेरी माँ और मेरे भाई आगे पीछे नेशनल हेराल्ड मामले में जेल जाएंगे। उन्हें यह बात भी मालूम है कि मेरा पति भी जेल जाएगा हरियाणा वाले मामले में। उन्हें यह भी मालूम है कि उस समय कांग्रेस पार्टी के पास कोई गांधी नहीं बचेगा मेरे सिवा। तो उनका वो राहुल के साथ होके भी राहुल से दूरी बनाई है। देखिए बिहार रैली में और नजर नहीं आएंगी, और वो सीधे निकली और हिमाचल प्रदेश चली गई, और राहुल गांधी यहाँ वोट चोरी करते रह गए। इंटरेस्टिंग सर। सर अगले मुद्दे पे चलते हैं। एक चीज बाय द वे मैं जिसके लिए बड़ी आवाज उठाई आप जैसे लोगों ने, हमने भी थोड़ी बहुत इसमें आवाज उठाई कि यार सिलेबस बदलो, क्या कर रहे हो। फाइनली वो बदलना शुरू हो गया है। ठीक है जी, चीजें बुक चेंज हो गई, हमको पता चला कि भाई 8वीं की हो गई है, 9वीं की हो गई है, 10 की भी हो रही है, अगले टर्म में आ जाएंगी वो। चलिए ओके। उसके बाद पता चलता है सर एनसीईआरटी की तरफ से 14 अगस्त को ये रिलीज होता है कि एक मॉड्यूल बनाया है हमने फॉर द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। 6 से 8 और 9 से 12 की कक्षाओं के लिए है, जहां पर जिन्ना को, कांग्रेस को और माउंटबैटन को मतलब सीधा सीधा चिपका दिया है एज द मेन पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन। ये तो सर अनएक्सपेक्टेड अटैक है इनका। तो वैसे भी वो एनसीईआरटी में आप आर्मी के बारे में बात कर रहे हो, उनकी वैसी हालत पतली हो रही है यहाँ पर। ये तो हाउ डू यू थिंक दे विल डील विद दिस? आदि ये स्पेशल मॉड्यूल है, ये रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा, ना 6 से 8 के बाद में, ना 10 से 12 में, रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे होता है मैं बता रहा हूँ कि इस मॉड्यूल के आधार पे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, डिबेट होती है, डिबेट्स होती और हैं। हाँ पोस्टर और कोलाज कंपटीशन होते हैं, टॉक्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। इन पे एग्जाम नहीं होगा, ये परीक्षा का हिस्सा नहीं होंगे। अच्छा है लेकिन सर। इस परीक्षा में तो कोई नहीं पढ़ता ना, इनमें पढ़ता है लोग। हाँ प्लीज। हाँ
हाँ नहीं नहीं, लेकिन जानते रहिए, जैसे स्पेशल मॉड्यूल में ऑपरेशन सिंदूर भी लिया है, ऑपरेशन सिंदूर भी है और स्पेशल मॉड्यूल में, पहली बात। दूसरी बात, 3 बातें उस मॉड्यूल में आई हैं। अब 3 बात में एक भी बात क्या गलत है? कांग्रेसी कह रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं गलत, जला दो। पहली बात यह है कि जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, क्या गलत है? कह दो गलत है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया, इसमें क्या गलत है? हाथ उठा के दिल्ली अधिवेशन के फोटोग्राफ मौजूद हैं, इंदिरा गांधी तक है वहां पे। तीसरी बात, माउंटबेटन ने जिन्ना के मांगे हुए और कांग्रेस के एक्सेप्ट किए हुए प्लान को एक्सिक्यूट किया, यानी उसको क्रियान्वित किया। इसमें क्या गलत है? उन्होंने तो आर्काइव से निकाल के जवाहरलाल नेहरू के भाषण का एक हिस्सा भी रख दिया, जहां नेहरू कह रहे हैं कि या तो पार्टीशन होगा या हिंसा होगी। जो बात नेहरू नहीं कह समझ पाए कि वो पार्टीशन तो उन्होंने कर लिया, पर हिंसा तो आज भी हो रही है। 10,000 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं 80 साल में। तो भाई, आपने पार्टीशन किया, पॉपुलेशन एक्सचेंज नहीं किया। तो आपने हिंसा से बचने के लिए कहा हम पार्टीशन करा रहे हैं, हिंसा से बचने के लिए, और हिंसा तो और बढ़ गई साहब, हिंसा तो और बढ़ गई, दंगे पे दंगे होते चले जा रहे हैं। तो गांधी यूज्ड टू से कि ये देश का विभाजन मेरे मृत शरीर पे होगा। गांधी जी तो अपना बढ़िया अपने आश्रम में रामधुन गाते रहे और पार्टीशन हो गया। तो ये सब तो भाई, हिस्टोरिकल चीजें अगर निकाल कर सामने रखी जा रही, तुमने नहीं पढ़ाई किसी कारण से, तुमने नहीं पढ़ाई, और तुम चरखा चरखा समझाते रहे कि चरखे से आजादी आई। ठीक है, आपने नहीं पढ़ाई, लेकिन अब अगर कोई पढ़ा रहा है तो या तो बताओ गलत क्या पढ़ा रहा है। 3 पॉइंट, क्या जिन्ना ने एक अलग देश मांगा या नहीं मांगा? दूसरा पॉइंट, क्या कांग्रेस ने उस मांग को स्वीकारा या नहीं स्वीकारा? तीसरा पॉइंट, क्या माउंटबेटन ने इस प्लान को क्रियान्वित किया या नहीं किया? यही 3 बातें तो पढ़ा रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू के भाषण पढ़ा रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि नेहरू जी का भाषण पढ़ा जा रहा है। आप कहते हैं नेहरू जी की बात नहीं करते, हम तो नेहरू जी की भाषा पढ़ा रहे। आप शायद म्यूट हो गए आदि। सॉरी, मैं बोल रहा हूँ आप भी ले रहे हो सर अब तो। ये गलत नहीं बात भाई, है। भाई देखिए, सत्य से किसी को नहीं भागना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। सर एक मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करना चाहता हूँ सर। ये जो यशवंत वर्मा साहब का केस है, सीम्स लाइक गवर्नमेंट कोई जल्दी में नहीं है, इसको बस कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आर्गुमेंट चल रहा है, बड़े आराम से लोकसभा में हम पेश कर रहे हैं। एंड वो मेरे को लगता है एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी है टू काइंड ऑफ इसको स्लो रखने की। क्या मैं ठीक हूँ इसमें? ताकि एक प्रेशर आदि बना के आदि रखा है। आदि इसका प्रोसीजर ही ऐसा है। ओके। लोकसभा या राज्यसभा के इतने सांसद साइन करके देंगे, उसके बाद उसकी जांच स्पीकर करेगा, स्पीकर जांच करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट में 2, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, एक नोटेड जूरिस्ट, इन तीनों की कमेटी बनी। अब ये कमेटी इसको मानेगी। अगर आज वो कमेटी ये रिपोर्ट दे दे कि नहीं, इस मामले में कोई दम नहीं है, तो ये मामला वही खत्म हो जाएगा। तो जब ये कमेटी वहां से वापस लिख के भेजेगी कि हाँ मामले में दम है और यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट होना चाहिए, तब वो इम्पीचमेंट यहाँ पेश होगा। उसके बाद ये है कि साहब क्या कितनी प्रेजेंस होनी चाहिए, कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर एक हाउस पारित करेगा, फिर दूसरा हाउस पारित करेगा। सौमित्र सेन में आपने देखा था, जस्टिस सौमित्र सेन के मामले में राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा के पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। कानून ये भी कहता है कि अगर आप एक हाउस से भी पारित हो चुके हैं, दूसरे हाउस में भी अगर आपका इम्पीचमेंट चल रहा है, आखिरी वोट पढ़ने से पहले अगर जज रिजाइन कर देता है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उसको पेंशन, ग्रेच्युटी सब कुछ मिलेगा, अपना बढ़िया रिटायर होकर घर जाएगा। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस असंभव है। आज की तारीख में जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें किसी जज का इम्पीचमेंट संभव ही नहीं। क्योंकि आप जब ओके संभव नहीं है, फैंटास्टिक, तो बट इसका जो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इधर उधर भागता है, एंड स्पेशली ये इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, मेरे को एक जगह और काफी गुस्सा चढ़ा था कि भाई ये आया था सर 1 अगस्त 2005 को, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वेदर रोहिंग्या आर रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स।
अरे भाई कितनी बारी करोगे ये चीज? और ये जैसे आपने पिछली बारी मेरा एक फंडा बड़ा क्लियर किया था सर, कि यार सुप्रीम कोर्ट जब पूरा बेंच चेंज होती है तो कोर्ट भी चेंज हो जाता है, उनके डिसीजन सारे उल्टे हो सकते हैं। तो ये हर बारी जब कोई नया चीफ जस्टिस आएगा ये हर बारी गेम खेलेंगे। एंड उसके बाद आप देखिए जब जैसी पूरी आर्गुमेंट की गई कि भाई बांग्लादेशियों को अरेस्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ही हैड टू रिफ्यूज। ये चीज पहले नहीं होती। क्या इन चीजों पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है सर, ये जब जो प्रेशर पड़ता है? अब मैंने पिछली बार भी कहा था आदि कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जो है ये कोई मोनोलिथिक बॉडी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जुडिशरी एक तरह पेश आती है। और जो आप कह रहे हो बेंच बदलती है, अरे बेंच बदलने की भी जरूरत नहीं है। अक्सर करके एक बेंच के जो जजेस होते हैं वो डिफर कर जाते हैं, लार्जर बेंच पे जाता है। एक जज कुछ कह रहा है, दूसरा तीसरा, तीसरी बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि साहब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुकदमा करो, और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने रात को 9 बजे उसको जमानत दे दी। तो ना बेंच बदली ना सीजीआई बदला, आप सोचिए ना। तो सुप्रीम मतलब जैसा जैसे जज होते हैं, जैसी उनकी विचारधारा होती है, वो कानून का वैसे ही इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप वैसे भी आप सोचें कि हाई कोर्ट मौत की सजा दे रही है, सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कर रही। अरे भाई कहीं कोई कुछ तो पैरिटी हो ना। मतलब मुझे समझ में आता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने मौत की सजा दी और सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, पर नीचे से आदमी मौत की सजा लेके आ रहा है, ऊपर बरी हो जा रहा है। तो क्या मान लें भाई कि या तो हाई कोर्ट जज एकदम गलत था या सुप्रीम कोर्ट जज एकदम गलत। तो जुडिशरी जो है एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है, वो भी हमारे आपके जैसे इंसान हैं, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी अपनी सोच है। कानून को सोचना समझना और उसको लागू करने का उनके अपने तरीके हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा से भी गाइड होते हैं। जैसे जस्टिस संजीव खन्ना कहते थे कि जब हम जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो ना हमारा धर्म बचता है, ना जाति बचती है, ना विचारधारा बचती है। संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। आप किसी ऐसी कोई कुर्सी नहीं बैठी है जिसमें मनुष्य बैठे और मशीन पे बदल जाए। नहीं, या तो आप फौज हो और फौज की जैसे ट्रेनिंग होती है वहां पर एक ऑब्जेक्टिव पे होता है, बट वहां का ऑब्जेक्टिव बड़ा अलग है सर। यहाँ पर आप एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, हर चीज के अंदर घुसे रहते हो, तो देयर इज नो वे। देखिए 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 फौज से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता आदि, आप इसको समझिए ना। जिस तरह का देश और जिस तरह का समाज और जिस तरह की बातें और जिस तरह की राजनीति इस देश में हो रही, इस तरह की घटिया बातों के लिए अगर लोग अपनी जान दे रहे हैं बॉर्डर पे, तो सोचिए वो एक अलग मानसिकता के लोग हैं, एकदम अलग मानसिकता के लोग। उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, उनकी ट्रेनिंग अलग है, उनकी ट्रेनिंग अलग है। जी सर, अब आते हैं जरा मोदी साहब के स्पीच पे। और 2014 की मैंने उस दिन बात करी ना, जब आपने बोला यार अचीवमेंट पे होना चाहिए, स्पीच तो बहुत बढ़िया है, 10 ऑन 10 है। अभी इसका अगर 70% या 50% भी अचीव हो जाए अच्छा है। मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। फिर मैंने बैठ के सर 2014, 15, 16, 17, 18 तक की मैंने स्पीचेस देखी उनकी। आई सॉ 5 इयर्स की स्पीचेस, फटाफट 1.5x पे लगा के मैंने सारी देखी। सर मेरे हिसाब से, एंड मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, पहले ही बोल रहा हूं, ये मेरा अपना कैलकुलेशन है कि भाई 50 से 75% के बीच में इनका अचीवमेंट रेशो चल रहा है। क्योंकि कई लेट से 10 से 15% चीजें अभी भी इन प्रोग्रेस हैं और 5 से 10% चीजें नहीं हुई हैं। सो आई वुड ओवरऑल से कि अगर आप 75% 100 का अचीवमेंट रेशो देखिए तो काफी अच्छा है। कुछ चीजें अभी भी चल रही हैं तो वो भी एड ऑन हो जाएंगी, और 5-10% सिचुएशन चेंज होती है, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, लेकिन फार्म लॉज ये सब चीजें नहीं हुई हैं, एंड दैट्स प्रीटी क्लियर। जैसे जो आपका यूसीसी है अभी तक नहीं हुआ है, इन्होंने अनाउंस करा था एक बारी में। तो ये चीजें हैं। तो आप ओवरऑल कहाँ देखते हैं सर इनकी स्पीच को, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिकॉज एक तो आत्मनिर्भरता, दूसरा इंटरनल सिक्योरिटी पे इस बारी काफी फोकस था। हाउ डू यू सी थिंग्स चेंजिंग नाउ? देखिए मोदी ने बार तो ऊंचा किया है। अभी आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि इस देश का प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहा है और नेता विपक्ष जातिगत जनगणना की। दूसरी बात जो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के सबसे एक्साइटिंग पॉइंट लगा, पहली बार उन्होंने एक बात, क्योंकि ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, वो हमेशा प्रगति की बात करते हैं, हमेशा इकोनॉमी की बात करते हैं, हमेशा संपन्नता की बात करते हैं। मैंने कभी इन सब चीज़ों को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, कारण मैं लाहौर देखा,
सर गंगा राम ने लाहौर बनाया, सर गंगा राम का कोई वंशज बचा क्या लाहौर में? मोदी ने यह बात कही कि सुरक्षा के बगैर संपन्नता का कोई मतलब नहीं। ये बात 11 साल से मैं सुनना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि आप कितनी भी संपन्नता कर दें, पर यदि आप सुरक्षित नहीं है तो सारी संपन्नता किसी और के हाथ में चली जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक मेगा प्लान लेकर आ रहे हैं घुसपैठियों के लिए। एक बात मोटी सी समझ लें नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी बात बाद में कहते हैं, उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। उनका प्लान कहीं ना कहीं फाइनल है, उसके बाद ही वो कह रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी एक्साइटिंग लगी। और मेरा भी मानना है कि अगर डेमोग्राफी, उन्होंने डेमोग्राफी 3 बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा और तीनों को आपस में जोड़कर कहा, अलग अलग नहीं कहा। उन्होंने कहा सुरक्षा के बगैर संपन्नता का कोई मतलब नहीं है। इतिहास और हमारे पूर्वज हमको बताते हैं कि डेमोग्राफी जब जब बदली है दिक्कत आई है। और तीसरा ये कि इससे निपटने के लिए मैंने एक मेगा प्लान बनाया है। अब इन तीनों चीज को जोड़ लें तो मुझे लगता है कि शायद मेरा सबसे बड़ा टेक अवे इस पूरी स्पीच से यही था। मेरे लिए तो सर डिफेंस के बारे में उन्होंने जैसे जेट इंजन मेंशन करा, मैं तो मतलब वाह, जस्ट अबाउट टू जंप एंड डांस, क्योंकि उससे बड़ी अचीवमेंट अगर मोदी साहब के मुंह से निकलती है। देखिए वो जेट इंजन की बात हो या फिर स्वदेशी की बात हो या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस की बात हो या सेमीकंडक्टर्स की बात हो, ये सब ट्रम्प को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा फॉरेन पॉलिसी का। सर ये क्रीमी लेयर का, ये जो अभी सडनली बात हुई है कि कुछ करेंगे, इसमें सर ये जो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि भाई जो पुअर सेक्शन है उसका ध्यान देना पड़ेगा, रिजर्वेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से कि हम कुछ सोच रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह से क्रीमी लेयर के बारे में क्या करें, क्या क्या ना करें। कोई डेफिनेट स्टेटमेंट दे नहीं रहा, बिकॉज आई गेस बिहार का इलेक्शन है, अभी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं इसके बारे में। आपको कुछ दिखता है इस चक्कर में काम होता हुआ सर? देखिए ओबीसीज में क्रीमी लेयर बनाई गई थी, पर उसका मुझे कोई मतलब नजर नहीं आता है। उसमें क्रीमी लेयर की हर बार आप इतनी अपर लिमिट बढ़ा देते हैं, उसमें तमाम इनकम जोड़ने नहीं देते हैं, तो कुल मिलाकर उस क्रीमी लेयर का सिर्फ ये फायदा है कि आईएएस आईपीएस अधिकारी के बच्चों को नहीं मिलता ओबीसी में, और कोई फायदा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में वो भी दिक्कत है। 3-3 जनरेशन से लोग आईएएस आईपीएस, उनके बाद भी बच्चों को मिल रहा है। और उसका जो कोट, मतलब वो जो आरक्षण मिल रहा है, तो नुकसान मेरा नहीं हो रहा और आपका नहीं हो रहा, वो नुकसान उन दलित बच्चों का या उन ट्राइबल बच्चों का हो रहा है जो आईएएस दलित या आईएएस ट्राइबल के बच्चों से नहीं लड़ सकते। तो जहाँ ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट से आपको बात सुनाई दे रही है, ये बात बेसिकली जस्टिस गवई की है। और जस्टिस गवई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बने थे तब से वो ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने वो आदेश जो हुआ था वो गवई साहब ने ही लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज पॉसिबल। शेड्यूल कास्ट दलितों में सब कोटा संभव है। ये आदेश उन्होंने सीजीआई बनने से पहले दिया था। और उनका बड़ा फर्मली मानना है, कई बार वो इसको कह चुके हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें नहीं मिलना चाहिए। वो तो उसकी एक एनोलॉजी भी देते हैं कि जो लोग ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं बाकी लोग ना चढ़ पाए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार को थोड़ा दिक्कत आएगी। हालांकि ये चीज़ हरियाणा में लागू हो गई, तेलंगाना में लागू हो गई, कर्नाटक, तमाम जगह लागू हो गई, तो सरकार तो जाहिर सी बात है पसंद करेगी कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश आ जाए तो बेहतर है, वो भी एक दलित सीजीआई के मुंह से आ जाए तो और भी अच्छा है। और भी अच्छा है वो। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये दूसरे सीजीआई का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और अभी तक 14 सवालों का जवाब नहीं मिला। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा। उस पे जाने से पहले सर मेरे को थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात करनी है। राज्यसभा में जो हुआ था सीआईएसएफ और ये सब चीजें, कैसे देखते हैं सर आप इसको? राज्यसभा में सीआईएसएफ जो लेके आए और उसके बाद इतना बवाल हुआ। देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो एक अलग कानून बनना चाहिए। ये क्या था, हालांकि देखिए विपक्ष अपना ही नुकसान कर रहा है। पूरा इनकम टैक्स उन्होंने बिल पास करा लिया और आपसे बात ही नहीं हो पाई।
तुम क्या कर रहे हो? तुम बार बार उठ के अच्छा राहुल गांधी को किसी बिल पर कोई चर्चा करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। करेक्ट। नेता विपक्ष बनने से पहले उनकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस 10% से कम थी। जब इधर संसद शुरू होती तो उधर वो विदेश निकल जाते थे, इसीलिए नेता विपक्ष बनने में हिचकिचा रहे थे। मैं दावा करता हूं कि मुझे एक भी ऐसा मुद्दा बताएं जहां पे राहुल गांधी ने किसी बिल की तकनीकियों पर बात की हो। वो हमेशा वोट चोरी कर लेंगे तो ये कर लेंगे, तो नरेंद्र मोदी डरता है तो बाहें चढ़ा लेंगे, उनके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं। दूसरी बात, संसद को एकदम तमाशा घर बना दिया गया, ये बात ठीक नहीं। हमारे उपसभापति कह रहे थे कि सीआईएसएफ जब अंदर आए तो वो उनको मार्शल की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हमने उनको एक तरह से मार्शल ऑर्डेन कर दिया। तो भाई अगर मार्शल कम पड़ रहे हैं, अब तुम लोग इतना तमाशा कर रहे हो, कोई क्या करेगा, पहली बात। दूसरी बात साहब, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में हर आदमी अपने अधिकार की बात करता है। जेएनयू से लेके पार्लियामेंट तक ढपली बजा बजा के हम लेके रहेंगे आज़ादी। एक आदमी ये नहीं बताता कि उसका कर्तव्य क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआत में कहा था कि वी आर येट नॉट रेडी फॉर टोटल डेमोक्रेसी। हम अभी पूरे लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, और हम अपने कर्तव्यों का और हम अपने जो फर्ज है, जो हमारी ड्यूटी है, उसकी बात ही नहीं होती है। सिविक्स हम लोग को बचपन में पढ़ाई गई थी आदि कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। नहीं, वो बात आपकी एकदम सही है सर, एंड दैट इज अ वेरी, मैं ये सारा पूरा जो डिबेट है इसके ऊपर, डॉग्स के ऊपर, मेरा वही था कि भाई हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कब कचरा फेंकना बंद करेंगे बाहर। सब कुछ आप ब्लेम कर दीजिए इसके ऊपर, उसके ऊपर, फैंटास्टिक। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, देन इट विल बी मच बेटर, आई मीन आई होप। सर अब आता हूं मैं देखिए ऐसा है ना आदि, हम कंपैरिजन अपना करते हैं चीन से और हरकतें करते हैं ऐसी। चीन ने 10,000 अपने छात्रों को तोप से उड़ा दिया था थियानामेन में। तो भैया कंपैरिजन अगर चीन से करना चाहते हो तो कम से कम थोड़ी डिसिप्लिन तो अपने अंदर भी ले आओ ना। बात आपकी एकदम सही है सर। मैं आपसे अभी पूछना चाहता हूँ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। अबाउट नाउ सुप्रीम कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिखाया है कि साहब अब हम बैठ के अगस्त 19 से प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस मैटर था उसकी सुनवाई करेंगे। फैंटास्टिक सर। अभी पिछले एक दो दिन पहले एक और स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट की तरफ से दैट यू कैन नॉट अज्यूम पावर्स ऑफ द दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट गिवन यू। एक वार्निंग टाइप इशू करी गई गवर्नमेंट की तरफ। तो ये कहाँ जा रहा है और क्या होने वाला है इसके ऊपर आपने भी रेफरेंस करा, इसको थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन। सरकार मुझे सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के मूड में नजर नहीं आती। सरकार ने बड़ी शालीनता से 14 सवाल पूछे हैं और सरकार उनके जवाब की प्रतीक्षा कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ये दूसरे सीजीआई चल रहे हैं जो अभी तक जवाब नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में अधिक अलग से चर्निंग भी चल रही है। इसको इस तरह देखें कि इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को लिखा है कि हमसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका बंगला छीन लो। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से लॉ मिनिस्ट्री को चिट्ठी गई है कि चंद्रचूड़ साहब का टाइम ओवर हो गया, उनसे आप बंगला वापस ले सकते हैं। बट सर वहाँ के रजिस्ट्रार चिट्ठी लिखते हैं वहाँ के लोकल लोकल जो रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं आरटीओ को कि इनके लिए एक स्पेशल जो नंबर है वो प्रोवाइड किया जाए उनकी मर्सिडीज के लिए। दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बड़ी बात ये सोचें, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को चिट्ठी जाए कि जो फॉर्मर सीजीआई उनका बंगला ले लो वापस, क्योंकि समय सीमा क्रॉस हो चुकी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक चर्निंग चल रही है। मतलब जो सामने से देखने से मैं एकदम सब कुछ ऑल इज वेल नजर आता है, उतना होता नहीं ना। मैंने आपसे कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है, उसमें भी अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधाराएं। तो इसका कोई इलाज नहीं है मतलब। हाँ
इलाज देखिए, लोकतंत्र में किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं होता। लोकतंत्र में चीज़ें चलती रहती हैं, अपनी गति से बदलती भी रहती हैं समय के साथ। जैसे मैंने देखा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए हैं गवाई साहब, इन्होंने इनका एक आते ही एक बयान दिया। मेरा मानना है आज तक किसी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब भी आप पहले जजेस से, तो मेरी बड़ी जजेस से कॉन्टैक्ट रहा, तो जब आप जजेस से बात करें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो कहते थे कि भाई कौन क्या सोचता है हमसे मतलब नहीं है, हम सिर्फ संविधान को देखकर अपनी बात करते हैं, हम सिर्फ कानून देखते हैं। गवाई साहब ने कहा कि हम जनता की अपेक्षाओं को और जनता की सोच से अछूते नहीं रह सकते। That was a big देखिए, switch. Absolutely ना correct, ना sir. ना ना, सुने सुने, अछूते तो पहले भी आप नहीं थे, Hmm. अछूते आप रह ही नहीं सकते, लेकिन आपने जो एक स्टैंड ले रखा था, वो स्टैंड भी बदल दिया हमारे नए सीजे। नहीं वो तो है सर बिकॉज ये चीज हमने पिछले शो में डिस्कस करी थी दैट ये एक बड़ा डिफरेंस दैट मीन जो सोशल मीडिया का प्रेशर है वो उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उसका। क्यों, कई बार वो कह चुके हैं कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल किया जाए, हम लोगों को दिक्कत आ रही है। चंचूड़ साहब ने कहा है। हाँ सर आखिरी के दो सवाल है मेरे पास। नाउ पॉलिटिकली जब ये अभी दो एसआईआर और हैं। दो छोटे छोटे से सवाल है आज पॉलिटिकली ये जब एसआईआर वेस्ट बंगाल और दूसरी जगहों पे लॉन्च होगा स्पेशली फोकस ऑन वेस्ट बंगाल एंड जो ऑपोजिशन के स्टेट्स हैं इनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं अभी सर? एसआईआर के मेरा बार बार कहना है कि ममता बनर्जी को तय सिर्फ ये करना है कि एसआईआर उनके मुख्यमंत्री रहते होगी या प्रेसिडेंट रूल में होगी। एसआईआर तो होके रहेगी। इसको इस तरह समझे कि चुनाव आयोग के पास विकल्प ही नहीं है कि पूरे देश में एसआईआर कराए और पश्चिम बंगाल में ना कराए। उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो एसआईआर तो भैया होना ही होना है। ममता को अब ये तय करना है कि वो कराएंगी कि प्रेसिडेंट रूल कराएगा। गुड पॉइंट, सिंपल। तो होना तो है ही, दैट्स इट। क्योंकि सर अगर इस मुद्दे पे उन्होंने जिद किया तो पानी नाक के ऊपर चला जाएगा। मतलब उनके उनके बंदे आके रो रहे हैं वो एक फेंटिंग वो करा ये करा वो करा बट कुछ बना नहीं है उसका। सर तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर कटी है 2 एपिक नंबर्स के ऊपर। तो ये किसने काटी है और अगर ये इलेक्शन कमीशन वहां के उसने काटी है तो फिर इलेक्शन कमीशन शुड बी एबल टू टेक एक्शन। तेजस्वी यादव से कहा था चुनाव आयोग ने कि वो अपना एक कार्ड सरेंडर कर दें और बताएं कि उन्हें वो कार्ड कहां से मिला और कैसे मिला। तेजस्वी यादव ने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे सूचना नहीं है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, परंतु यदि हुई है तो इसी मामले में हुई। तो मतलब एक लीगल प्रोसेस में आप जा सकते हो। ऑफ कोर्स जा सकते हैं, ऑफ कोर्स जा सकते हैं। लीगल प्रोसेस तो है ही ना। अगर आपने खुद ही टीवी पे आके बता दिया हमारे पास 2 वोटर आईडी हैं, चुनाव आयोग कह रहा है दिस इज रॉन्ग, एक सरेंडर कीजिए, और आप नहीं कर रहे हैं, तब तो तो आप ये चीज अप्लाई हो सकती है दूसरे पे सब पे हो कि भाई सकती है। 7 दिन दिया है बट वो करेंगे नहीं ना वो तो फिर सिंपैथी कार्ड नहीं आ तो जाएगा उनको। उन्होंने अपने 2 वोटर आईडी नहीं दिखाए हैं। आदि बात वो एकदम अलग है। वो तो दूसरे लोगों के नाम से आरोप लगा रहे हैं। थिन लाइन। हाँ सर ओवरऑल लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछूंगा आपको कैसा दिखता है पॉलिटिक्स इस टाइम पे एंड हमेशा हम लोग एक अपडेट करते हैं आपके साथ तो थिंग्स आर गोइंग गुड बैड अगली और जिस तरह से अभी अमेरिका के साथ ये पूरा चक्कर चल रहा है हाउ डू मोदी साहब के आपके हिसाब से ये महीने के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी को अक्सर उनकी तमाम चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करता हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप एंटी मोदी बोल देते हैं। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स इस समय पूरी दुनिया में चल रही है आदि, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं। आप माने तो ना माने तो। उसमें तो सर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है नहीं तो हम बिक जाते अभी तक तो सर। अनुपम जी सर हमेशा आपसे बात करके बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम लोग पूरा देश की ये एक शो देख लेना पूरी देश की राजनीति सबको पता चल जाएगी क्या हो रहा है देश इधर उधर जो पोजीशनिंग है पता चल जाएगा क्योंकि आप इतने आराम से और मेरे को इंडल्ज करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर सो दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। ऑलवेज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है एंड बहुत सीखने को मिलता थैंक यू आदित्य, थैंक यू भैया, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू। है। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है अपने कमेंट्स लाइक्स एंड चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। नमस्कार।